हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के स्ट्रक्चर को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक अलग सा पहलू है। आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें या बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें या किसी भी इंडिविजुअल आप एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अपना एक बड़ा दायरा कवर करता है। बिकॉज हम में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास एरर फाइंडिंग भी आती है और इम्प्रूवमेंट भी आते हैं, सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जिसे आप कहते हैं। बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ एरर क्या है ये पता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस एरर के सब्स्टिट्यूशन को और किससे रिप्लेस किया जा सकता है, हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चे को एरर पता है, और जब हमें एरर पता है उसी को सुधार कर हम जब लिखते हैं तो दैट इज द सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के स्ट्रक्चर को। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है, कहता है द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन आगरा। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहता है द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन आगरा। चीजों को समझिएगा हुआ क्या है। द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन आगरा में व्हाट इज कोल्डर, कोल्डर है क्या? तो आंसर आया सर द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, कानपुर का क्लाइमेट कोल्डर है इन कंपैरिजन टू आगरा। अब आप एक बात बताइए मुझे, कानपुर के क्लाइमेट की तुलना क्या मैं आगरा से कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? बच्चे, यहां पर बात हम सिटी की नहीं कर रहे हैं। अगर यहां पर लिखा होता कानपुर और यहां पर लिखा होता आगरा, ठीक है, कानपुर इज वाइडर देन आगरा, ऐसा कुछ लिखा होता, चीजें बिल्कुल सही है। बट यहां पर चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। कैसे प्रॉब्लम आई? सर प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, यहां पर बात हम सिर्फ कानपुर की आगरा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानपुर के क्लाइमेट की तुलना करना चाहते हैं। किसके क्लाइमेट से? आगरा के क्लाइमेट से। चीजों को समझिएगा फर्क क्या है। कैसे पता चला सर कंपैरिजन कर रहे हैं? बच्चे यहां पर देखिए देन लगा हुआ है। देन हमेशा कंपैरिजन फॉर्म को शो करता है। साथ ही साथ देखें, दिए हुए पॉजिटिव डिग्री में ई आर लिखा हुआ है, और अगर आप पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा देते हैं दैट मीन इट रिप्रेजेंट्स टू द कंपैरेटिव डिग्री, कहीं ना कहीं कंपैरिजन को शो करता है। और जब कभी दो लोगों के बारे में बात करी जाती है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बारे में, तो डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। एक और चीज को समझिएगा कि कौन से देन फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो बच्चे टाइम फॉर्म के देन को नहीं यूज करते, कंपैरिजन फॉर्म को, THAN। ठीक है, दो चीजें यहां पर पता चली कि फर्स्ट इज द डिग्री कंपैरेटिव है। सेकेंड थिंग, अगर हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन टाइप वाइज हमेशा सेम होना चाहिए। टाइप वाइज हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर मुझे केवल सिटी की कंपैरिजन सिटी से ही करनी होती तो बिल्कुल सही था, बट यहां पर ये जो पूरी फ्रेज दी हुई है आपको, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, ये एक पूरी फ्रेज दी हुई है, इसकी तुलना आपने डायरेक्ट किससे कर दी? आगरा से। ये रॉन्ग है। मुझे अगर तुलना करनी है तो कानपुर के क्लाइमेट की तुलना मुझे आगरा के क्लाइमेट से करनी चाहिए। तो सर करेक्शन कैसे होगा? आइए समझते हैं। आपने कहा द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन, हमें प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? आगरा पे। क्यों? क्योंकि सर यहां पर या तो लिखा होता देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन आगरा। पहली बात ये गलत है। सर इसे सुधारेंगे कैसे? तो क्या हम लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा? तो एक बात समझिएगा, जब कभी आप कंपैरिजन करते हैं तो सेम टाइप वाइज नाउन को रिपीट नहीं करते। अगर मैं दोबारा से यहां लिख दूं देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, तो प्रोनाउन टॉपिक में हमें एक स्टेटमेंट कंक्लूजन किया जाता है कि रेपिटेशन ऑफ अ नाउन शुडंट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया जाता। इस वजह से हमें दोबारा से हम द क्लाइमेट नहीं लिख सकते, मतलब हम उस नाउन को नहीं लिख सकते। तो सर अगर नाउन नहीं लिख सकते हैं और हमें सेंटेंस करेक्ट करना है तो क्या करें? तो बच्चे वी नो वेरी वेल
प्रोनाउन इज यूज्ड इन केस ऑफ दैट, उस केस में आप किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। प्रोनाउन रिप्लेसेस टू द नाउन इक्विवेलेंटली, ठीक है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है, और जिस नेचर का नाउन होता है प्रोनाउन भी उसी नेचर का आता है। मतलब आप देन के बाद क्लाइमेट तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि क्लाइमेट हमारा एक नाउन है, और अगर नाउन है तो आइए समझते हैं। चलिए आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहां लिखा, देन जो आगरा दिया था ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो सर क्या कर सकते हैं? द क्लाइमेट ऑफ आगरा अगर लिख दें तो गलत हो गया। तो सर वहां पर सीधी सी बात है, जब हमारा ये नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो आप एक चीज को समझिए, जब कभी भी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरा नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्मेट में है या प्लूरल फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर सिंगुलर फॉर्मेट में है तो दैट के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर ये फॉर्मेट फ्रेज की फॉर्मेट प्लूरल फॉर्मेट में है तो हम दोज के फॉर्मेट को यूज करते हैं। आई रिपीट माई पॉइंट, जब कभी भी ऐसा कोई भी कनेक्शन फॉर्म करना हो कि फ्रेज की तुलना करी गई हो, लेकिन फ्रेज के रेफरेंस में यहां पर कुछ और दिया और यहां पर डायरेक्ट सेम टाइप नहीं है, तो टाइप को सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हमारे लिए फ्रेज से पहले लिखा हुआ एक्चुअल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो दैट के साथ जोड़ेंगे बाद वाले सब्स्टिट्यूशन को, अगर प्लूरल है तो दोज के साथ। आइए समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन, अब आगरा से तो नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ आगरा। जैसे ही बच्चे ने समझदारी के साथ यहां पर आगरा हटा के क्या किया, द क्लाइमेट ऑफ आगरा, तो बच्चे क्या रिपीट हुआ? क्लाइमेट। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है मतलब द क्लाइमेट ऑफ आगरा भी क्या हो गया बच्चे? गलत हो गया। तो सर कैसे सही करें? कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको सिर्फ ये जो रिपीटेशन वाला द क्लाइमेट है इसको हटा के, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर था, और अगर ये सिंगुलर था तो इसकी जगह पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? दैट। समझ पाए हैं? मैंने आपको दोनों ही टाइप बताया। पहला टाइप ये बताया कि अगर टाइप वाइज कंपैरिजन करेंगे, क्लाइमेट है तो क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होनी चाहिए, अंडरस्टूड बात है। लेकिन हम क्लाइमेट को लिख नहीं सकते हैं, अगर लिख नहीं सकते हैं तो देखना पड़ेगा फ्रेज की फॉर्मेशन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो उस कंडीशन में दैट आएगा, प्लूरल है तो दोज आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? मतलब ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हटा और इसके जगह पे मुझे सीधा सा एक आंसर मिला कि मैं क्या कर दूं, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज कोल्डर देन दैट ऑफ आगरा। नो, चेक योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चीजों को मैं बहुत जल्दी पढ़ाने की आदत नहीं है मेरी, किसी भी चीज को समझे तो बहुत बेहतर तरीके से समझे ताकि आप एग्जाम में अपने लिए अपना आंसर मार्क कर सकें। आइए समझते हैं सेकंड नंबर। ये एक बच्चे पजेसिव प्रोनाउन का केस है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट भी रहता है कि सर इसे एडजेक्टिव कहें या प्रोनाउन कहें, तो आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा दिस पेन इज माई पेन। मैं अगर आपसे लिटरली एक बात कहना चाहूं दिस इज माई पेन, क्या मीनिंग क्लियर है? दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा कि ये मेरा पेन है। बट यहां पर देखिए चीजें क्या लिखी हैं, मैंने ये नहीं लिखा दिस इज माई पेन, मैंने लिखा है दिस पेन इज माई पेन, ये पेन मेरा पेन है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब आप सेंटेंस को बोल रहे हो तो पेन को आप अननेसेसरी सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि यह मेरा पेन है, पूरा मीनिंग क्लियर है, सेकेंड टाइम आप कह रहे हैं ये पेन मेरा पेन है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने नाउन को दोबारा से रिपीट किया है? भाई आप ऐसे कह दीजिए ना ये पेन मेरा है, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहेंगे ये पेन मेरा है तो वहां पर थोड़ी सी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा ये पेन मेरा पेन है, में क्या रिपीट हो रहा है बच्चे अननेसेसरी वे में? पेन। क्यों? क्योंकि पेन का तो जिक्र पहले ही हो गया। अच्छा, अब अगर पेन का जिक्र पहले हो गया तो पेन को आप कह रहे हो कि सर ये अननेसेसरी यूज हो रहा है बच्चे, लेकिन अगर आप इस पेन को हटा दोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी इस माई पे। क्यों? क्योंकि जो माई है ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ये किसी भी नाउन पर पजेशन बताने का काम करता है। पेन किसका? मेरा। इस पेन पे जो पजेशन बताने का काम किया वो माई ने। मतलब
अगर आप पेन को हटा देंगे तो पोजीशन किस चीज पे होगा, समझ रहे हैं? ये जो माई आया है किसके लिए आया? पेन पे पोजीशन बताने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हम अननेसेसरी नाउन को हटा देंगे। अब अगर अननेसेसरी नाउन को हटा देंगे तो क्या हम अकेला माई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव की वैल्यू ही तभी तक है जब उसके साथ उसका नाउन जरूर दिया हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स विद नाउन, ठीक है? आप कह रहे हो नाउन को हटा देंगे, इसका मतलब है अगर हम नाउन को हटाएं तो पहले प्रोनाउन लाएं और पॉजिटिव हटाएं तो पॉजिटिव प्रोनाउन लाएं। इसका मतलब है नाउन को रिप्लेस तो करिए लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में। इसका मतलब है आप यहां पर सीधी सी बात कह सकते हैं कि सर हम पेन के साथ इस माई को हटा दें और इसकी जगह इसका एक पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर दें। इज माय पॉइंट क्लियर? नाउन क्यों हटा? क्योंकि पोजीशन जब आप बता रहे हैं तो नाउन हमें अननेसेसरी मीनिंग कन्वे कर रहा है, पहले ही जिक्र हो चुका है पेन का, तो दोबारा जिक्र मत करिए। अब अगर दोबारा जिक्र नहीं करेंगे तो माई भी हटेगा। क्यों? क्योंकि जिस नाउन पर पोजीशन रखना था यार वो ही हटा दे रहे हो, तो हम इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या करेंगे? तो नाउन हटा प्रोनाउन, पॉजिटिव हटा तो पॉजिटिव प्रोनाउन। इसका मतलब है बच्चे मैं इस पूरे माई पेन को हटाऊंगा और माई का प्रोनाउन क्या लगा कर आऊंगा? तो अब मैं यहां पर लगा दूंगा बच्चे माइन, ठीक है? नाउ योर आंसर, दिस पेन इज माइन। बच्चे पीआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था लास्ट पीआरटी का, अवर कंट्री इज अ वास्ट कंट्री करके ऑप्शन आया था। टीईटी पीआरटी के जो बच्चे एग्जाम देते हैं बड़ा लिटरली क्वेश्चन बना था, अवर कंट्री इज अ वास्ट कंट्री, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री आप कह सकते हैं। तो वहां पर जो इंप्रूवमेंट आई थी वो कुछ ऐसी ही आई थी कि बाद वाले कंट्री को हम नहीं हटा पाते हैं, और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन। ईदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट बी द कंडीशन ऑफ देयर नाउन और अ प्रोनाउन। अगर आपको यूज ही करना है तो आप नाउन को यूज करें या प्रोनाउन को यूज करें। तो उस कंडक्शन में आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज अ वास्ट कंट्री, उस कंस्ट्रक्शन में अवर्स कर दिया गया था। क्यों किया गया था? बाय दिस रूल, सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। तो अवर कंट्री हटा के अवर्स इज अ वास्ट कंट्री, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, दो क्वेश्चन समझ में आ चुका। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। बच्चे रटिएगा मत, चीजों को समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। व्हाट इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन? ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, पहली बात तो ये पेयर फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। दूसरी बात, कोरिलेटिव कंजंक्शन या कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन इज अ वर्ड, conjunction is a part of a speech that joins two words, two phrases, two sentences। सबसे पहले ये समझिए कि कंजंक्शन क्या है। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए दो शब्दों को, दो फ्रेजों को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है। अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में ये जो मैं कंजंक्शंस आपको बताने जा रहा हूं इनका नेचर हमेशा सिमेट्रिक होता है। कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं सर? तो आइए समझते हैं। आई होप ये दो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे, तो इनको थोड़ा सा मैं मूव करना चाहूंगा। बच्चे इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अगर आप समझते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला आपसे। कंजंक्शन टॉपिक पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, लेकिन इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए दरअसल में ये जितने भी हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है या इनको आप कैसे समझेंगे? तो इनके साथ समझने का तरीका यही है बच्चे कि देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन में इनको याद रखिए। जैसे ईदर पेयर और को कंटेन करता है बच्चे, नीदर कंटेन करता है नॉर को, वैसे ही नॉट ओनली कंटेन करता है बट ऑल्सो को। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपसे कहा ईदर कनेक्ट विथ और, नीदर कनेक्ट विथ नॉर, नॉट ओनली कनेक्ट विथ बट ऑल्सो। बट कंजंक्शन, ये जो कंजंक्शन है ये पेयर वाइज हमेशा सेम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर सर कैसे? बच्चे अगर मैंने ईदर के साथ कोई नाउन जोड़ा है तो और के साथ भी कोई नाउन आना चाहिए।
इनके साथ मतलब आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पे सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अगर ईदर के साथ नाउन आया तो और के साथ भी नाउन, नीदर के साथ अगर कोई प्रोनाउन आया तो नॉर के साथ भी प्रोनाउन। एक और बड़ी बात देखिए, हमने कहा है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस टू द नाउन, तो हो सकता है अगर ईदर के साथ कोई नाउन आया तो जरूरी नहीं और के साथ नाउन हो, और के साथ प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन रिप्लेसेस होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, तो बाय फॉल्ट अगर ईदर के साथ यहाँ नाउन है और यहाँ और के साथ नाउन नहीं है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेसेस टू द नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिमेट्रिक होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। पेयर याद रखिए, ईदर टू और याद रखने का मतलब उनके यूसेज याद रखिए। यूसेज में तभी हमें बेहतर हो सकता है जब हमें पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिमेट्रिक होनी चाहिए। दूसरी बात, जब कभी आप इन कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर को अरेंज करते हैं तो बेटे हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं चलते, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, याद रखिएगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, मैंने कहा पेयर मैनेज करें, सबसे फर्स्ट पेयर मैनेज करें। सेकंड फॉर्मेशन मैंने कहा आपसे किसका ध्यान रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और थर्ड जो अरेंजमेंट है बच्चे, ये लेफ्ट टू राइट नहीं चलेगी, ये चलेगी राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा। राइट से लेफ्ट को अरेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट को अरेंज नहीं करेंगे व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द एनी वर्बिकल कंडीशन, ठीक है। चलिए कैसे सर सीखते हैं। कहता है द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली, इसका इतना तो कंफर्म है कि द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर, ठीक है। मतलब अब ये आर हमारी वर्ब है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, तो ये जो नॉट ओनली वाला केस है ये ऑब्जेक्टिव चला गया, इतना तो कंफर्म है। सर ये वर्ब से पहले आ गया द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, ये सब्जेक्ट है, तो मतलब नॉट ओनली वाला कंडक्शन ऑब्जेक्ट में आ गया। अब सुनिएगा, अब सर अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इनके नेचर को हमेशा सेम करना पड़ेगा, कैसे, आइए सीखते हैं। देखिए बच्चे लिखा हुआ नॉट ओनली, क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली, अरे हाँ या ना, ये कंडक्शन देखिए नॉट ओनली, इसका मतलब है हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि सर नॉट ओनली का पेयर क्या, बट ऑल्सो। आइए टच करते हैं, नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो, बच्चे ध्यान देना, बट ऑल्सो। सर एक बात तो समझ में आई कि सर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो गिवन है, बट अरेंजमेंट जब आप चेक करोगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। देखिए ध्यान से, बट ऑल्सो के तुरंत बाद हमें फ्रेज मिली है, बट ऑल्सो के तुरंत बाद हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल गई, अरे हाँ या ना। अब अगर बट ऑल्सो के बाद फ्रेज है, इसका मतलब है नॉट ओनली के साथ भी हमें प्रीपोजिशन चाहिए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो का नेचर सिमेट्रिक होना चाहिए। अब बच्चे बट ऑल्सो के बाद फ्रेज है तो नॉट ओनली के बाद भी फ्रेज होनी चाहिए, लेकिन नॉट ओनली के यहां तुरंत बाद क्या दिया है, वर्ब। क्या सही है तरीका, नहीं। क्यों, बट ऑल्सो के साथ प्रीपोजिशन और नॉट ओनली के साथ वर्ब, क्या वर्ब और प्रीपोजिशन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैनेज करती हैं, नहीं। इसका मतलब थोड़ी सी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, हमें कहना पड़ेगा द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर। ध्यान से देखिए, बट ऑल्सो के तुरंत बाद प्रीपोजिशन, क्या करें कि प्रीपोजिशन आ जाए, तो कुछ नहीं करना था बच्चे, मुझे सिर्फ इस नॉट ओनली को स्टडीड के बाद लिखना था, मतलब मुझे कुछ ऐसा लिखना था, ये है मेरा राइट आंसर। द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर स्टडीड नॉट ओनली, ध्यान से देखें, इस हेल्पिंग वर्ब को इसकी मेन वर्ब मिल गई, पैसिव वाइज हो गया, नॉट ओनली के तुरंत बाद प्रीपोजिशन बेटे, बट ऑल्सो के तुरंत बाद भी प्रीपोजिशन। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए चीजों को समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ईदर का पेयर बच्चे, और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अरेंजमेंट का विशेष ध्यान रहे, सेंटेंस मेंटेन करते समय पेयर को हमेशा राइट टू लेफ्ट कन्वे करें। चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपसे कह रहा हूं, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। मुद्दे पे आते हैं यार, बात करते हैं जब कभी भी हमें एज सुन एज दिया हो, अनटिल दिया हो, अनलेस दिया हो, इफ दिया हो, इवन इफ दिया हो, एज इफ दिया हो, वुड दैट दिया हो, प्रोवाइडेड दिया हो, इन सब को मैंने जो वर्ड्स बोले आपके लिए, ये लाइफ में आपके लिए कंडीशनल वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। दीज वर्ड्स आर नोन एज अ कंडीशनल वर्ड। अब जब मैंने आपसे कहा कि ये वर्ड एक कंडीशनल वर्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या मतलब है इन कंडीशनल वर्ड्स का।
सर समझने वाली बात ये होती है कि कंडीशनल वर्ड हमारे लिए एक तरह के रिलेशन को मेंटेन करते हैं, और ये एक रिलेशन ऐसा होता है जो किसी भी एक्शन को उसके रिजल्ट से मेंटेन कराते हैं। कोई भी एक्शन का उसके रिजल्ट से जो रिलेशन होता है उसके लिए आप हमेशा कंडीशनल वर्ड का यूज करते हैं। अब होगा क्या, कहता है जिस किसी भी स्ट्रक्चर में आपके कंडीशनल वर्ड का यूज कर दिया जाता है तो कंडीशनल वर्ड से जुड़े हुए सेंटेंस को आप फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बनाया नहीं जाता। फिर वो चाहे एज सून एज हो, चाहे आपके लिए अनटिल हो, चाहे आपके लिए अनलेस हो, इफ हो, इवन इफ हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, इन सारी कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखिएगा, जब कभी ऐसा होता है कि कोई भी हमें कंडीशनल क्लॉज बनाकर मेंटेन होती है तो चीजों को समझने वाली बात यह होती है कि अगर दो एक्शन है और दोनों फ्यूचर के हैं, whenever the two actions are there and they are representing the future action, जब कभी भी दो एक्शन दोनों फ्यूचर टेंस के साथ हो, एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो, मतलब कोई एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंड कर रहा है, समझ पाए, दोनों ही एक्शन फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, एक एक्शन के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन होगा, मतलब जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में जो पहला एक्शन होता है ना बच्चे, जो पहला एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट बनेगा और दूसरा एक्शन जो होगा वो फ्यूचर बनेगा। कैसा, कहता है सी विल कम टू मीट यू, वो आपसे मिलने आएगी कब, एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, जैसे ही या ज्यों ही आप, हिंदी अर्थ के बहुत सारे बच्चे परेशानी रहती है, तो ये एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, जो ही आप दिल्ली पहुंचोगे वो आपसे मिलने आएगी। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये कंडीशनल नहीं? कैसे कंडीशनल है सर? वो मिलने कब आएगी? जब आप दिल्ली पहुंचोगे। अरे हाँ या ना, मतलब उसका मिलने आने डिपेंड करता है आपके दिल्ली पहुंचने पे, ना आप दिल्ली पहुंचोगे ना वो आपसे मिलने आएगी। यहां पर इस कंस्ट्रक्शन में आप क्या है, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, जब आप दिल्ली पहुंचोगे तो वो आपसे मिलने आएगी, मतलब रिजल्टेंट हो गया एज सुन एज के साथ, ये रिजल्ट बन गया और ये एक्शन हो गया। आपका दिल्ली पहुंचना पहला है, उसका मिलना आना ये सेकंड एक्शन है। तो जो एक्शन पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, बाद वाला सिंपल फ्यूचर होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? चले तो देखिए ध्यान से, ये एज सुन एज लिखा हुआ, ये हमारे लिए एक टाइम कंडीशनल हुआ, और अगर ये टाइम कंडीशनल कंडक्शनल वर्ड से जुड़ा हुआ सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली नहीं बच्चे, ठीक है, एज सुन एज यू रीच दिल्ली, ठीक है। हमें क्या हटाना पड़ा, फिर क्यों हटाना पड़ा समझ पाए, जब कभी भी दो घटनाएं, दो एक्शन फ्यूचर टेंस के हों लेकिन एक घटना दूसरे पे डिपेंड हो रही हो, तो जो घटना डिपेंड करेगी, ध्यान रखिएगा, वो मिलने आएगी कब, जब आप दिल्ली पहुंचोगे। तो जो एक्शन पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट, उसके तुरंत बाद जो फ्यूचर वाला एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर। माय पॉइंट इज क्लियर? चलिए, विल हट गया, ठीक है, ये टाइम कंडीशनल हो गया। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कह रहा आई हैव नेवर, अच्छा नेवर के बाद एक देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है एंड, अब कंजंक्शन आ गई तो कंजंक्शन का मतलब यार, कंजंक्शन तो दो सेम टाइप के लोगों को जोड़ेगा। ध्यान से देखिए, एंड के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब आ गई। अगर एंड के तुरंत बाद वर्ब आ गई, इसका मतलब एंड से पहले जो जुड़ा होगा वो भी वर्ब की फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन का काम है दो सिमेट्रिक टाइप के लोगों को जोड़ना। ठीक, कैसे सर? एंड के बाद अगर ये वर्ब आई है तो यहां पर भी ये वर्ब की फॉर्मेशन है। सर देखिए ध्यान से, आई हैव नेवर, आई सब्जेक्ट, हैव हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो कहीं ना कहीं मेन वर्ब आई होगी। अरे हाँ या ना? क्योंकि आई हैव नेवर का कोई सेंस नहीं है। आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, इसका मतलब पता चला सर, जब कभी किसी कंजंक्शन से हमारी दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जुड़ी जाए या दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ी हों, किसी भी कंजंक्शन के माध्यम से दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ी हों, तो हमें हमेशा उनके अकॉर्डिंग मेन वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, जब कभी भी किसी भी कंजंक्शन से दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, जो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जुड़े हैं, तो मुझे उन हेल्पिंग वर्ब्स के बिहाफ पर मेन वर्ब लगानी है। ध्यान से देखिए सर, हमें मेन वर्ब पता नहीं है, आपके मन में ये आ रहा होगा, नहीं बेटा पता है। कैसे? विल नेवर चीट यू, आपकी जो मेन वर्ब है वो ये है चीट, लेकिन ये चीट केवल किसकी वजह से आई है? विल की वजह से। हम सभी जानते हैं कि विल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर विल के साथ तो चीट है, लेकिन
क्या हैज हैव हैड परफेक्ट में भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं, इसका मतलब है हमें चीट की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी और हमें कहना पड़ेगा आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू। ना तो मैंने कभी आपको चीट किया है, ना मैं इन फ्यूचर कभी चीट करूंगा। समझ पा रहे हैं क्यों हुआ? एंड हमारी कंजंक्शन थी, इसने दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ने का काम किया, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन किया। चलिए मूव करें। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं आई हैव हैड लिखा होता है, तो वहां पे परेशान मत होइएगा, ठीक है। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव, उन सभी मित्रों में से जो मेरे हैं, ठीक है। अब ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड लेस एरोगेंट। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी किसी कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, whenever two adjectives are added with any conjunction but they are telling about the one person or a one thing। ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी किसी कंजंक्शन के माध्यम से आप दो डिग्रियों को आपस में जोड़ते हैं, बट वो दोनों ही डिग्रियां किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में हमें बता रही होती हैं, ठीक है, तो उन दोनों डिग्रियों का हमेशा सेम होना जरूरी है। नहीं समझ पाए? उनकी जो डिग्री है वो हमेशा, डिग्री की फॉर्मेट हमेशा होना सेम जरूरी है। कैसे सर? बेटे अगर एक ही व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो ये याद रखिए कि अगर कोई एडजेक्टिव दिए हैं तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव, मतलब जो भी डिग्रियां कंजंक्शन से जुड़ेंगी वो हमेशा सेम टाइप होंगी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव टू सुपरलेटिव। अब समझते हैं। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव, मेरे सभी मित्रों में से, मतलब बहुत सारे लोगों में से, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई एक इंसान। और हमें पता है whenever the persons are more than two, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन की आप बात करते हैं, द डिग्री मस्ट बी द सुपरलेटिव। उस कंडीशन में डिग्री सुपरलेटिव होती है। बस आज समझिए, अगर डिग्री सुपरलेटिव हो गई इसका मतलब है जो एंड कंजंक्शन से दोनों ही डिग्रियां जुड़ेंगी दोनों ही सुपरलेटिव होंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? बहुत सारे लोगों में से किसी एक इंसान की बात करेंगे तो डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, तो एंड दिया हुआ एक कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन है और यहां पर लेस एरोगेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, बच्चे एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो सुपरलेटिव, इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। हम सभी जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले आर्टिकल द रखती है, ठीक। बट इसके साथ एक बात और समझिए, जब कभी एक ही व्यक्ति के बारे में दो बार हमें सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ी हो तो हम दोबारा से आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार आर्टिकल द का यूज करेंगे, वो भी फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ। इसका मतलब है अब हमें यहाँ पे एंड के बाद ये जो डिग्री है लेस, ये कंपैरिजन फॉर्म को बता रही है, मुझे यहाँ पे सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है। इसका मतलब है लेस नहीं होगा, इसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लेस है ये कंपैरेटिव वर्ड है, जबकि मुझे एंड कंजंक्शन से जोड़ना है, एंड से डिग्री जुड़ेगी सुपरलेटिव, तो लिटिल के सुपरलेटिव बच्चे क्या, लीस्ट। इंटेलिजेंट के लिए मोस्ट सुपरलेटिव हो गया और लिटिल के रिस्पेक्ट में लीस्ट हो गया, ठीक है। चलिए स्कैर्शली, बच्चे अभी थोड़े दिन पहले हम लोग आपको इन्वर्जन पढ़ाया था और बहुत मन से पढ़ाया था, ऐसा भी नहीं है कि आपको बस यूं ही बता दिया हो, नहीं। देखिएगा सेक्शन स्कैर्शली से स्टार्ट हुआ है। बच्चे अगर किसी भी सेगमेंट की स्टार्टिंग सेमी नेगेटिव एडवर्ब से हुआ करती थी तो हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ करता था, हाँ या ना? अब बटे अगर यूनिवर्जन होगा तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा, स्कैर्शली से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन होने के लिए पार्शियल इन्वर्जन अगर कभी भी होता था तो उस कंस्ट्रक्शन में हमारी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती थी। आइए चेक करते हैं। स्कैर्शली ही हैड एंटर्ड द रूम, जब बच्चे स्कैर्शली से स्टार्ट हुआ पार्शियल इन्वर्जन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मतलब हैड पहले आ जाएगा। इट मींस हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, हमें लिखना पड़ेगा पार्शियल इन्वर्जन के तहत स्कैर्शली हैड ही। अब देखिए ध्यान से, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मैंने उस टर्न पे आपको बताया था कि हार्डली या स्कैर्शली अपना पेयर मेंटेन करते हैं, अगर कभी भी ये रिलेशन में आते हैं तो पेयर मेंटेन करते हैं और उनका पेयर व्हेन या बिफोर होता है। हार्डली या स्कैर्शली का पेयर व्हेन या बिफोर होता है, बट यहां पर क्या दिया हुआ है, व्हाइल द फोन रैंग।
वाइल कंटिन्यूएशन को शो करता है, तो गलत है बच्चे। हार्डली या स्कैर्सली के साथ हम वाइल का यूज नहीं कर सकते हैं, आप समझिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस हार्डली या स्कैर्सली के साथ तुरंत क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन। और पता चला कि ये स्कैर्सली के पेयर को मेंटेन करता है, ठीक है। रिलेटिव कंजंक्शन के थ्रू मैं आपको सब बातें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला है बच्चे, अनलेस यू विल नॉट मीट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात समझिए, फिर से ये कंडीशनल हुआ, कैसे? जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आप मिल लोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले रिजेक्ट हो रहा है या पहले मिलना होगा? जब तक आप मिलोगे नहीं, अगर आप मिलोगे नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब रिजेक्ट होने की कंडीशन मिलने पे डिपेंड कर रही है। तो पहला वाला जो सेक्शन होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट, अगला सिंपल फ्यूचर। जो सेकंड एक्शन है फ्यूचर का, ठीक है, जो सेकंड एक्शन है फ्यूचर का वो फ्यूचर में जाएगा। पहला वाला जो इंसिडेंट होगा दोनों ही फ्यूचर के थे, बट एक डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो डिपेंड है आपका रिजेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक आप मिलने जाओगे, ठीक है। आप सीधी सी बात है यहाँ पर। तो ये पहला वाला सेक्शन जो है, बच्चा रट लेता है कि अनटिल या अनलेस कंडीशनल लिखे हुए वर्ड में फ्यूचर नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, रीजन है। अब देखिए इसमें अनलेस दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन बेस्ड, टाइम कंडीशन नहीं, कंडीशन बेस्ड है। तो अनलेस के साथ फ्यूचर नहीं होगा बच्चे, विल हटा। अब सर विल हटा आपने कहा था सिंपल प्रेजेंट बनेगा, तो क्या डू लगा दें? नहीं, क्यों? क्योंकि अनटिल या अनलेस अपने आप में नेगेटिव हैं, और अगर अपने आप में नेगेटिव हैं तो हमें और नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब और भी क्या हटना चाहिए, नॉट। अनटिल और अनलेस दीज आर अ प्योर नेगेटिव वर्ड, तो आपको दोबारा नॉट की जरूरत नहीं है। मतलब यहां से पूरी तरह से सिस्टम से क्या खत्म हुआ, नॉट। फ्यूचर खत्म हुआ कंडीशनल वर्ड की वजह से, नॉट खत्म हुआ क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। मतलब आंसर, अनलेस यू मीट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे पूरे सेक्शन को। अब यहां पर आपको ब्लैंक में कुछ नहीं लिखना है, जबरदस्ती का आंसर मत बनाइएगा बच्चे, ठीक है। अनलेस यू मीट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ये लीजिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये 8 क्वेश्चंस आपने कराए हैं और आपने टाइम इतना ले लिया। बच्चे सीधी सी बात है ना, मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा आपके मन में क्या, अब यहाँ पर आपको लग रहा है सर ये 8 क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टाइप्स हुए हैं इससे बेस्ड आपके 13 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, 13 नंबर्स में हुए हैं। क्योंकि आपको पता चला ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का कंस्ट्रक्शन, डिग्री के कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िए कि चीजें हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए हो जाएं आपको, और काफी क्वेश्चंस में मदद करें, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट।